नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और देश के विरुद्ध भी बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं, जिसमें स्ट्रैटेजी बनाकर विश्व में ऐसी शक्तियां जो भारत की तरफ लगातार नज़र रखती हैं और ये मानकर चलती हैं कि भारत भविष्य की शक्ति है। हालांकि आज भी भारत अपनी सिचुएशन अलग बना चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद विश्व के पटल पर भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अब वो उपस्थिति जब चीन के खिलाफ हम खड़े हुए, जब हम डोकलाम में खड़े हुए, जब हम गलवान में खड़े हुए, या पाकिस्तान की जो दुर्दशा हुई वो सबको दिखाई देती ही है। हालांकि राहुल गांधी कुछ भी कहें कि नहीं साहब, पाकिस्तान और चाइना को एक फ्रंट पर लाने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ये तो पक्की बात है कि दुश्मन इकट्ठे होंगे। ये भी पक्की बात है कि जब कोई बड़ी शक्ति सामने आती है और अपनी शक्ति दिखाती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ छोटे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो ही जाते हैं। हालांकि चीन अपने आप को बड़ी शक्ति कहता है, लेकिन इस सदी में, इस दशक में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे, उसके बाद चीन की जब इकोनॉमी पर हमने वार किया, गलवान हुआ और गलवान से हमने फिर उनका इंपोर्ट बंद किया, और इनका इंपोर्ट बंद होने के बाद जो उनको इकोनॉमिक चोट लगी, उसका परिणाम ये हुआ कि चीन अभी भी उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा है और उसके पास सिर्फ एक मंजूरी है कि वो कैसे भारत की मार्केट को देखे। राहुल गांधी उसको दूसरे तरह से देखते हैं, लेकिन मैं उसको दूसरे तरह से देखता हूँ कि ये स्वाभाविक बात है कि जब चीन की इकोनॉमी पर प्रहार हुआ हो, पाकिस्तान के रिलीजियस फोर्सेस पर प्रहार हुआ हो, उस समय ये सिचुएशन उनकी एक दूसरे के साथ आना स्वाभाविक है। हालांकि अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने राहुल गांधी के बयान को तुरंत डिसमिस कर दिया और तुरंत डिसमिस करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी का अपना विचार हो सकता है जिससे अमेरिका सहमत नहीं है कि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए समस्या है। हालांकि उसी अमेरिका में एक नया खेल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खेला गया। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की यूएसए की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने एक नया काम किया जिसको हिंदू समाज वहाँ का लड़ रहा है। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट को अपने यहाँ डिस्क्रिमिनेटरी बॉक्स में रखा हुआ है और उनको डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन देने की बात कही है। अब आप सोच कर देखिए कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब की सिचुएशन भारत में बहुत अच्छी है, लेकिन भारत में हमने रिजर्वेशन देकर उनको उत्थान इसलिए किया है ताकि समाज पूरा समान रूप से खड़ा होकर साथ साथ चल सके। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके परिवार पिछड़े हुए हैं, मानसिकता से पिछड़े हैं, शारीरिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, पौरुष या उनके जो एजुकेशन है उससे पिछड़े हो सकते हैं, धन से पिछड़े हो सकते हैं, इन लोगों को हमने कोशिश की है कि वो भारत में किसी प्रकार से बराबरी के स्टेटस पर आएँ और पूरा भारत विकास कर सके। उद्देश्य तो ये है। और इसके साथ हम एक स्टेट में रिजर्वेशन देते हैं, वही व्यक्ति अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो व्यक्ति एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, यानी कि वो समृद्धता की स्थिति में आ चुका है, मानसिक रूप से भी समृद्ध हो चुका है और जो इकोनॉमी है उसके अनुसार भी समृद्ध है, इसीलिए दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो दूसरे स्टेट में हम उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं देते, दूसरे स्टेट में वो जनरल होकर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो हिंदुस्तान का व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया हो, चाहे ना लिया हो, उसने अमेरिका में जन्म लिया हो, यूरोप में जन्म लिया हो, और वो अगर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है और वहाँ पर, क्या आपको लगता है कि जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, जो यूएसए की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है, जो व्यक्ति भारत से निकलकर उस यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया, और वो क्या बैकवर्ड होगा? क्या वो पिछड़ा हुआ हो सकता है? क्या अमेरिका में उसको डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है? ये प्रश्न तो गंभीर हैं, क्योंकि अमेरिका में मुझे नहीं लगता कि जो भारत छोड़ चुका है, जो इस लेवल पर पहुंच चुका है कि यूएस में पढ़ाई कर सकता है, जिसके माँ बाप ने यूएस में जन्म लिया हो, जिस बच्चे ने यूएस में जन्म लिया हो, जिसने यूरोप में जन्म लिया हो, जिसने भारत में जन्म लिया हो, और माँ बाप इस स्थिति में पहुंच गए हों कि अपने बच्चों को वो यूरोप या यूएस में पढ़ा सकते हैं, क्या वहाँ पर भी उनकी डिस्क्रिमिनेशन की आशंका हो सकती है?
मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पढ़ने गए तो क्या उनको डिस्क्रिमिनेटरी बॉक्स में रखा गया था? बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पढ़ने गए, एजुकेटेड व्यक्ति थे, एक सभ्य व्यक्ति थे और बहुत हाई लेवल की एजुकेशन थी उनकी, इसलिए वहाँ उनको डिस्क्रिमिनेटरी बॉक्स में रखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच गए। भले ही वो महाराजा बड़ौदा की स्कॉलरशिप पर वहाँ गए हों, लेकिन महाराजा बड़ौदा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और वहाँ तक भेजा। हाँ, भारत में हम कह सकते हैं कि जब वो भारत में लौट कर आए होंगे तो उस समय भारत की सिचुएशन वैसी नहीं रही होगी क्योंकि अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने भारत के साथ खेला था और एक मानसिक मनोभावना पैदा कर दी थी। लेकिन यूएस में ऐसा खेलना, क्या आपको नहीं लगता कि वो हमारे देश में डिस्क्रिमिनेटरी सेक्शन बनाना चाहते हैं, भारत के टुकड़े कर कर देखना चाहते हैं? जैसे राहुल गांधी ने कहा कि भारत दो तरह के हिंदुस्तान हो चुके हैं, एक गरीब और एक अमीर। अब मैं अगर कहूं कि यूएस की ये यूनिवर्सिटियां जो स्ट्रैटेजी भी बनाती हैं, उनके व्हाइट हाउस को स्ट्रैटेजी देती हैं, व्हाइट हाउस से कहती हैं कि कैसे आपको उन देशों के साथ खेलना है जिन देशों में आप एंट्री करना चाहते हैं या जिन देशों को आप बढ़ते नहीं देखना चाहते, उनको वहाँ रिजर्वेशन देना, वहाँ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन बॉक्स में रखना, मुझे लगता है कि वो भारत के साथ खेलना चाहते हैं और भारत में वो भावना कभी खत्म ना हो जो जातियों के बीच में लड़ाई की भावना है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि अगर आप जाति रिजर्वेशन भारत में देंगे तो ये निश्चित है कि भारत से जातियां कभी खत्म नहीं होंगी। इसीलिए वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में दिए जाने वाले रिजर्वेशन के पूर्ण रूप से विरोधी थे और उन्होंने अपने जीवित रहते पार्लियामेंट में रहते हुए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन नहीं होने दिया। उन्होंने केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कही और ये कहा कि जब वो लोग जो शोषित है, पिछड़ा है, वंचित है, पार्लियामेंट में आ जाएगा तो फिर पार्लियामेंट में वो अपने अनुसार कानून बनवा लेगा और डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके लिए वो मानस तैयार कर लेगा और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो पार्लियामेंट को सूचित कर लेगा। लेकिन रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट के घोर विरोधी डॉक्टर अंबेडकर थे। वो कहते थे कि रिजर्वेशन अगर कास्ट के आधार पर रहेगा तो कास्टिज्म हम कभी भारत से खत्म नहीं कर पाएंगे। अब भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद एक तरह से दिख रहा है कि कास्टिज्म लगभग समाप्त दिखाई दे रही है। कास्टिज्म अभी है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू यूनाइट होकर वोट करने लगा है और भारत में नरेंद्र मोदी जी को, जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, कुछ राज्यों में वो एससी कोटे में भी उनकी जाति आती है, अपने राज्य में वो ओबीसी कोटे में आते हैं, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री बनते ही उनके प्रति जो श्रद्धा सभी जातियों की हुई, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो तथाकथित नीच जाति का, छोटी जाति का हो या कुछ और हो, वो सभी के श्रद्धा के पात्र हैं। परिणाम ये निकला कि भारत में जाति व्यवस्था के विरुद्ध सबने वोट किया और एक तरह से नरेंद्र मोदी जी को एक्सक्लूसिव खड़ा कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जब राजस्थान हाईकोर्ट ये कह रहा हो कि हमारे यहाँ जो पिटीशन फाइल होगी, हमारे यहाँ जो केसेस फाइल होंगे, उस केस में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी, सरनेम नहीं लिखा जाएगा, सरनेम की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका ये कहता है कि हम प्रोटेक्शन देंगे, हम ये कास्टिज्म पर प्रोटेक्शन देंगे, ये डिस्क्रिमिनेटरी जातियां हैं भारत की, तो आप सोच कर देखिए कि भारत में उनकी क्या मंशा हो सकती है और आगे की क्या पॉलिसी हो सकती है। ये जो सशक्त भारत ही होगा जो उनको चुप करवा सकता है, ये सशक्त भारत ही होगा जो उनकी इन पॉलिसियों के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ एक बड़ा विवाद जो भारत में इस समय चल रहा है, कर्नाटक में आपने सुना ही होगा कि हिजाब को लेकर बवाल शुरू हुआ। स्कूल, सरकारी स्कूल में जहां पर यूनिफॉर्म, मैंने उस पर एक पूरी रिपोर्ट भी बनाई थी, जहां पर यूनिफॉर्म है स्कूल की, उसमें हिजाब पहनकर कुछ लड़कियां जाना चाहती थीं, जिसको प्रशासन ने मना किया और कहा कि हिजाब स्कूल के बाहर पहनिए, स्कूल के अंदर कोई रिलीजियस सिंबल नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध वो हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट है, कोई भी अपने रिलीजन का प्रोपोगेशन कर सकता है। जब हाई कोर्ट का ये ऑर्डर हो गया तो इस ऑर्डर के विरुद्ध में वहाँ पर उडुपी में या अगल बगल के जिलों में सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहनकर या गमछा डालकर या पगड़ी बांधकर बहुत सारे लड़के लड़कियों ने स्कूलों में प्रवेश करने की कोशिश की। अब अगर हिजाब पहनकर जाया जा सकता है तो फिर भगवा पगड़ी क्यों नहीं? क्योंकि लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ भगवा पगड़ी हमारी शान है, हमारा रिलीजन है।
अब जब सैकड़ों बच्चे ऐसे करके चल दिए तो फिर वही मुस्लिम समाज ये कहने लगा कि ये तो रिलीजियस प्रोपोगेशन कर रहे हैं, ये तो रिलीजन को दिखा रहे हैं, ये माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुस्लिम समाज की लड़कियां हिजाब पहनकर जा रही थीं तो वकालत ये कर रहे थे वो कि ये तो ट्रेडिशन है, लेकिन जब हिंदू समाज के बच्चे बच्चियां सैफ्रॉन यानी कि भगवा पहनकर स्कूलों में जाने का प्रयास कर रहे हैं या भगवा पहनकर स्कूल में जा रहे हैं, पगड़ी भगवा या गमछा भगवा या दुपट्टा भगवा पहनकर जा रहे हैं, तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि ये तो मेजॉरिटी अपना डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, रिलीजन दिखा रही है। इस बात को लेकर कर्नाटका के होम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि हम ये चेक करेंगे कि कोई स्कूल के अंदर अपने रिलीजियस प्रोपगेशन न कर पाए। स्कूल कोई रिलीजन प्लेस नहीं है। अगर किसी को कुछ करना है, अपने संप्रदाय का शो करना है, तो वो उसके लिए मस्जिदें बनी हुई हैं, उसके लिए मंदिर बने हुए हैं, उसके लिए गुरुद्वारे बने हुए हैं और उसके लिए चर्च बने हुए हैं। चर्चों में जाए, मस्जिदों में जाए, जितना रिलीजियस प्रोपगेशन कर सकता है उतना रिलीजियस प्रोपगेशन करे, लेकिन हमारे स्कूलों में किसी प्रकार का रिलीजियस प्रोपगेशन नहीं हो सकता, हमारे स्कूलों में रिलीजियस प्रचार नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कर्नाटक के होम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट अभी चैलेंज होगा। इसलिए चैलेंज होगा क्योंकि हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुका है, तो मुस्लिम समुदाय निश्चित रूप से हाई कोर्ट में जाएगा और ये कहेगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब कंटेम्प्ट ने इजाज़त दे दी और कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, भगवा ये हिजाब पहनकर जाया जा सकता है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 में रिलीजियस प्रोपगेशन करना, रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है, तो फिर होम मिनिस्टर कैसे मना कर सकते हैं? ये विवाद सामने आने ही वाला है। दूसरी तरफ हम लव जिहाद के मामलों को देख ही रहे हैं कि लव जिहाद के मामले देश में किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। एक ताज़ा विवाद आपको पता है ना, जावेद अख्तर क्यों इस तरह के स्टेटमेंट लगातार देते रहे। जावेद अख्तर जो स्टेटमेंट देते रहे नरेंद्र मोदी सरकार के बैठने के बाद कि भारत में इनटॉलरेंस आ रहा है, जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर का विवाह तय हो गया है, विवाह ना कहूँ मैं कहूँ निकाह तय हो गया है और शिवानी डांडेकर के साथ 21 फरवरी को उनका टाई अप है। आप सोच सकते हैं कि शिवानी डांडेकर क्या संदेश है ये, किस लिए उनको समस्या है? क्योंकि भारत में एक जो इस तरह का लव जिहाद के मामले चल रहे हैं उस पर भारत अब खुलकर बोलने लगा है और भारत को समझ में आने लगा है कि थोड़ा सा भी मुस्लिम अगर पैसे से ठीक होता है, परिवार से ठीक होता है, तो वो अपने रिलीजन में, अपने संप्रदाय में विवाह नहीं करता है, वो हिंदू से ही विवाह करता है। क्योंकि हिंदू से विवाह करके वो एक हज करेगा। उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हिंदुओं में पढ़ी लिखी लड़कियां मिलती हैं, मुसलमानों में पढ़ाई का प्रचलन नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि एक विवाह करने पर उसको एक हज का लाभ मिलता है, तो अगर वो एक हिंदू को मुसलमान बनाएगा विवाह करके मुसलमान बनाने के बाद 2-4 बच्चे पैदा करेगा, तो ये इस्लाम की बढ़ोतरी होगी और अल्लाह के लिए ये काम होगा। ऐसा करने के उद्देश्य से आप चाहे आमिर खान को ले लें, चाहे आप शाहरुख खान को ले लें और चाहें आप अभी फरहान अख्तर को ले लें, ये सब एक ही उस पर रहते हैं। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, यानी कि भगवा सैफ्रॉन बैग्ड सरकारें आने के बाद एक परिवर्तन जरूर आया है कि अब निकाह की जगह पर कोर्ट मैरिज होने लगे हैं। क्योंकि लड़कियों को ये लगने लगा है कि आप कभी भी तलाक देकर छोड़ सकते हो और कभी भी आप हमको छोड़ दोगे, दोबारा आने के लिए अपने को कहीं ना कहीं हलाला करवाना पड़ेगा, तब तुम्हारे साथ रह सकते हैं, और नहीं तो घर में ही निकाह करोगे, घर में ही तलाक दे दोगे और हम किसी दीन के नहीं बचेंगे। तो लड़कियां अब ये ज़रूर कहने लगी हैं कि हम तुम्हारे साथ निकाह रिलीजन चेंज करके नहीं करेंगे, अगर विवाह करना है तो कोर्ट में शादी की जा सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लड़का ये कहता है कि तुम रिलीजन चेंज करके मेरे साथ आ जाओ, तो लड़की क्यों नहीं कह सकती कि तुम हिंदू हो जाओ? तुम्हारे पूर्वज तो कहीं ना कहीं हिंदू ही रहे होंगे, इसलिए तुम अगर अपनी घर वापसी कर लो प्यार में, मोहब्बत में, तो क्या बुराई है? मुझे लगता है कि एक स्टेप नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद, या इस तरह का माहौल बनने के बाद लड़कियों में थोड़ी सी, हालांकि जागरूकता इसको नहीं कहेंगे, इसको बेवकूफ़ी ही कहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जागरूकता ज़रूर आई है, जिसमें निकाह की जगह अब वो कोर्ट मैरिज की तरफ अग्रसर हो गई हैं। कुछ परिवार तो इस तरह की कोर्ट मैरिज करते हैं, लेकिन जनरली 99% मुस्लिम सिर्फ कन्वर्जन करवा कर ही विवाह करता है। क्यों? क्योंकि उसको एक मुसलमान मिलती है, दूसरा
कभी भी तलाक दे सकता है, तीसरा हलाला के लिए उसको मजबूर कर सकता है, और चौथा ज़िंदगी उसकी कभी भी खराब करने का वो एक फंडामेंटल इस्लामिक राइट रख लेता है। मुझे लगता है कि भारत में ये परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। विदेशी शक्तियाँ रिलीजन के आधार पर तोड़ने का काम, कास्ट के आधार पर तोड़ने का काम और हिजाब या इस तरह के कामों को करके भारत को डिस्टर्ब करना, और दूसरी तरफ भारत में लव जिहाद जैसे मामले होकर, और तीसरी तरफ अभी हमने कर्नाटका के अभी हमने तमिलनाडु का लवण्या का केस पूरा कवर किया था, जिसमें लवण्या ने आत्महत्या सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि उसकी स्कूल की मिशनरी उसको ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाना चाहती थी और वो क्रिश्चियन नहीं बनना चाहती थी, और उस पर दबाव था कि वो किसी प्रकार से भी अपना रिलीजन चेंज करे। अगर वो रिलीजन चेंज नहीं करती तो उसको स्कूल में या तो प्रताड़ित किया जाएगा, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा और उसका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। वो कब तक बर्दाश्त करती, सुसाइड नोट में लिखकर आत्महत्या कर लेती है और ये कहती है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, मैं अगर इनकी बात नहीं मानती हूँ तो करियर खराब हो रहा है, और इनकी बात मानती हूँ तो मेरा मत भ्रष्ट हो रहा है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है। मैं इससे अच्छा ये है कि भगवान के पास चली जाऊँ, और उसने आत्महत्या कर ली। ये गंभीर विषय भारत में चल रहे हैं, और उधर राहुल गांधी को इनटॉलरेंस भारत में दिख रहा है। इन्हीं जावेद अख्तर को भारत में इनटॉलरेंस दिख रहा था, और बहुत सारे लोग, हामिद अंसारी जैसे लोगों को भारत में इनटॉलरेंस दिख रहा है, जबकि भारत एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है जिसका सुधार करना ही एक उपाय है। और जब तक हिंदू समाज, जब तक मेजॉरिटी, जब तक समझने वाले, जब तक भारत भूमि को अपनी भूमि मानने वाले, जो भारत माता को अपनी माता मानने वाले लोग अग्रसर होकर सामने नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि भारत किसी दूसरी दिशा में जा रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी जैसे लीडर्स भारत को मिलने के बाद इस पर बड़े स्तर पर कमी आई है, लेकिन अभी भी रोक नहीं लग पाई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।